हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेलवाइस के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया और आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, और बहुत सारी चीजें देखेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो अगर बात करें इस एडेलवाइस के म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि लार्ज कैप फंड है, सबसे पहले कि ये लार्ज कैप फंड है, यानी कि इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं। अगर इस फंड का सेक्टर ब्रेकअप देखते हैं, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कि इसमें कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे तो वहां पर करीब 62.8% का इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप मिड कैप की बात करें तो वहां पर करीब 11.83% का इन्वेस्टमेंट है, और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में ये बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता है। और अगर देखें कि डेट में भी ये करीब 2.94% इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो वहां पर भी ये 2.94% इन्वेस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका मेजर इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है, करीब 63%। तो अगर इसका मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में है तो क्या होता है कि वहां पर से इसका जो रिस्क होता है ये बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। वैसे जनरली माना जाता है कि जितने भी इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो वेरी हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो ये वाला म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आपका रिस्क जो होगा वो वेरी हाई टू मॉडरेट होगा। क्योंकि क्या है कि पहले तो यहाँ पर इसके अंदर जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो करीब 60 या 62 स्टॉक्स हैं। टाइम पे चेंज होते रहते हैं कभी कभी, तो 62 स्टॉक मान लेते हैं। और इसमें जो मेजर इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप का वो है 63%, पर इसमें स्मॉल कैप तो है ही नहीं। और जो मिड कैप है वो भी ऐसे मिड कैप नहीं है, वो भी कोई बहुत अच्छे रिप्यूटेड कंपनीज हैं जो भी मिड कैप की कंपनियां हैं। तो चलिए हम रिटर्न पहले देखते हैं कि इसमें जो आपको पिछले सालों में रिटर्न कैसा मिला है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो अगर आपको एक साल का अगर रिटर्न देखें तो वो करीब 54.6% का रिटर्न आपको मिला है। और अगर पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल का जो रिटर्न मिला है आपको वो 14% से थोड़ा ज्यादा मिला है। और अगर बात करें 5 साल पहले की, तो अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो आपका जो रिटर्न है इसमें वो करीब 15.3% है। और अगर इंसेप्शन से देखें कि जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, ये म्यूचुअल फंड करीब 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तो अगर तब से देखें तो इस फंड ने करीब 15% के हिसाब से एनुअल बेसिस पे रिटर्न देता आया है। तो अगर एनएवी की बात करें तो एनएवी इसकी करीब 52.64 रुपीज है, और अगर रेटिंग की बात करें तो इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार है। अगर इसका एयूएम देखते हैं, यानी कि जो इसका फंड साइज है वो करीब 235 करोड़ है। ये चीज की बहुत अच्छी है कि जो इसका फंड साइज है वो भी बहुत कम है, और ये लार्ज कैप स्टॉक्स का म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पिछले बहुत करीब 2013 से इसने 15% एनुअल बेसिस पे रिटर्न देता आया है, तो अगर वो रिटर्न चाहते हैं आप, तो यहाँ पर क्या है कि अभी इसका ईवीएम का साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो है वो 1.04% है, और वहीं अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो करीब 1.12% आता है। तो यानी कि जो इसका कैटेगरी का एवरेज है उससे थोड़ा कम जो है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। और अगर एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड ये होगा कि आपको मिनिमम 365 दिन उस स्टॉक को होल्ड करना होगा। 365 दिन के बाद ही आप अपने स्टॉक को रिडीम करिए, वरना आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो जो लमसम में आपको इन्वेस्ट करना है मिनिमम वो है 5,000 रुपए। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें फंड मैनेजर की, तो जो इसके फंड मैनेजर हैं वो हैं हार्दिक वर्मा, और दूसरे फंड मैनेजर हैं वो है भारत लहोटी। तो आइए अगर हम इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं कि इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स वो क्या क्या है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो HDFC बैंक है वो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और वो 8.3% होल्ड करता है। इन्फोसिस की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, वो 6.8% होल्ड करता है। और ICICI बैंक की बात करें तो वो भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, वो 6.5% होल्ड करता है। और अगर बात करें भारतीय एयरटेल की, तो टेली कम्युनिकेशन का स्टॉक है और वो 4.3% होल्ड करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और वो 3.4% होल्ड करता है। अगर बात करें बजाज फाइनेंस की, तो वो भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और वो 3.3% होल्ड करता है।
कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो वो 3.1% होल्ड करता है, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। और अगर HCL की बात करें तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और ये 3% के आसपास होल्ड करता है। और SBI की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और ये 3% होल्ड करता है। एक्सिस बैंक जो भी की फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, ये भी 2.4% होल्ड करता है। तो हमने देखा कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है उनमें टॉप 10 में 5 स्टॉक जो है वो तो बैंकिंग स्टॉक हैं। तो अगर हम पहले इसका ये देख लेते हैं कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, यानी कि सेक्टर वाइज का एलोकेशन कैसा है, तो वो पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप इसे देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5.3% है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में 6.7% है। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में इसका 15.9% है। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में 35.1% है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो टॉप 10 होल्डिंग्स थी वहां पर जो टॉप के 5 स्टॉक्स थे वो बैंकिंग सेक्टर के थे, यानी फाइनेंशियल सेक्टर के थे। टॉप 5 भी नहीं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस भी था उसमें, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो आप देखेंगे तो टॉप के 5-6 जो स्टॉक है वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक थे। तो अगर आप देखेंगे तो 35.1% होल्ड करता है। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में ये 11.7% होल्ड करता है। और अगर बात करें FMCG की तो FMCG में 7.2% होल्ड करता है। और अगर बात करें अदर सेक्टर की तो अदर सेक्टर में ये 18.3% होल्ड करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, यानी कि जो इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन है वो कैसा है, तो आपने देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा एलोकेशन है, करीब 35% के आसपास है। तो आइए हम इस फंड के कुछ रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.78% है, यानी कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर आप इसके कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 17.52%। इसका मतलब कि इसके कैटेगरी एवरेज से जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये वोलेटाइल है बहुत ज्यादा। और अगर हम यहाँ इसकी बीटा वैल्यू की बात करेंगे तो बीटा वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो करीब 0.89% है। और अगर आप इसकी कैटेगरी के एवरेज का बीटा देखेंगे तो वो 0.78% है, यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये वोलेटाइल रहा है अपने। अगर इस बीटा वैल्यू का मतलब ये होता है कि अपनी कैटेगरी में, मतलब जो इसके कैटेगरी में जो इसके फंड्स हैं, जो इस टाइप के फंड्स जैसे लार्ज कैप फंड्स हैं, तो लार्ज कैप फंड्स में और जो दूसरे फंड्स हैं वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और ये कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि वो कितने वोलेटाइल है और ये कितना वोलेटाइल है, यानी कि दूसरे फंड्स के कंपेयर में ये फंड कुछ ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अगर मैं आप शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो जो इसका है वो 0.51% है। और जो इसकी कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो 0.43% है। यहाँ पर ये शार्प रेशियो इसका ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि ये रिस्क लेके आपको रिटर्न भी अच्छा देता है। शार्प रेशियो का मतलब ये है, तो ये अपने कैटेगरी एरिया से ज्यादा ही है। और अगर बात करें टेन्योर रेशियो की तो ये भी वही करता है कि जो रिस्क लेके आपको कितना ज्यादा रिटर्न देता है। तो अगर देखें तो जो इसका कैटेगरी का टेन्योर रेशियो है वो 0.09% है और जो इसका टेन्योर रेशियो है वो 0.11% है, यानी कि ये इसकी कैटेगरी से ज्यादा अच्छा है। और अगर अल्फा की बात करें, अल्फा वो होता है कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो बेंचमार्क इंडेक्स इसका क्या है, वो है निफ्टी 50। तो अगर अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज्यादा रिटर्न देता है वो होता है अल्फा। तो अगर आप देखें तो जो इस फंड का अल्फा है वो -0.13% है और इसके कैटेगरी के एवरेज का अल्फा देखेंगे तो -0.15% है, यानी कि इसका अल्फा ज्यादा अच्छा है। तो अभी तक हमने इस फंड के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखी, इसका सेक्टर एलोकेशन देखा, वो क्या क्या है। तो चलिए अभी हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं इस फंड में तो आपको वहां पर कितना रिटर्न मिल रहा होगा। तो चलिए ये भी स्क्रीन पर हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं पर मंथ पिछले 1 साल से, तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए और जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी 14,690 रुपए और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो होगा 2,690 रुपए का। और अगर बात करें 3 साल पहले की, अगर आप 3 साल पहले से इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 36,000 होगा और जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 49,716 रुपए और इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 13,716 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर बात करें पिछले 5 साल की, अगर 5 साल पहले आपने इस फंड में 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं 5 साल पहले से, तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 60,000 रुपए और जो टोटल वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी 91,853 रुपए और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो 31,853 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा।
तो अभी आपने देखा कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं इस फंड में तो आपका जो रिटर्न है वो कितना मिला होगा। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो वो आपका कितना अमाउंट बन गया होगा। तो चलिए ये भी स्क्रीन पर हम देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए का लमसम में 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 14,791 रुपए। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा 10,000 रुपए का तो वो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20,403 रुपए। तो आपने देखा कि अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आज मैंने इस फंड के बारे में बात किया जो कि एडेलवाइस का लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज हमने इसके बारे में देखा कि इसने रिटर्न कैसा दिया है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो मैंने पहले ही बताया था कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो इसमें लार्ज कैप के स्टॉक्स का रिटर्न मिल सके, आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि इसमें जो है आपके 62 स्टॉक्स हैं अप्रॉक्स, और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर आप देखें तो करीब 15% के आसपास इसमें आपको एनुअल बेसिस पे रिटर्न मिलता आया है, तो जो कि काफी अच्छा माना जाता है। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो की भी बात करें तो एक्सपेंस रेशियो भी काफी ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें दूसरे इसके कैटेगरी के हिसाब से इसका जो एक्सपेंस रेशियो 1.04% है। तो अगर आप चाहें तो इस फंड को चूज कर सकते हैं क्योंकि ये लार्ज कैप में अभी काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है और अभी इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी जो इसका AUM है वो काफी कम है, अभी सिर्फ 235 करोड़ ही है। तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक दे के रखे हैं, वहां पर आप जाके अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। वहां से आप अपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।